सो इनकम मेथड हम कर रहे हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड जस्ट लाइक द ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड हमारे को एक वेरिएंट देगा, एक एग्रीगेट देगा, और इसको यूज करके हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है एनडीपीएफसी। हमने क्या बोला था, जीडीपी एमपी आएगा अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं, और अगर हम इनकम मेथड को यूज करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी से अगर मुझे जीडीपी एमपी पर जाना है, एनएनपी एमपी पर जाना है, या किसी भी एक एग्रीगेट या वेरिएंट पर जाना है, तो मुझे मूवमेंट को यूज करना है जो आप लोगों को आती है। इनकम मेथड का एक और नाम है विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। जैसे हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड को आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड बोला, वैसे ही इनकम मेथड के और दो नाम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है, अब एज पर दिस मेथड द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड एज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। कहता है नेशनल इनकम इस मेथड को यूज करने से कैसे आएगी, अगर हम सारी फैक्टर इनकम्स जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ने कमाई एक साल के अंदर फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, उसका अगर हम जोड़ कर दें, सम टोटल कर दें। ठीक है, ओनली दोज हाउसहोल्ड ओनर्स आर कंसिडर्ड हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। और आपको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया पता है कौन होता है, तो जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एक पूरे साल में कितनी फैक्टर इनकम्स कमाई हैं, अगर हम उनका टोटल कर दें पूरे देश भर के सभी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के, तो फिर हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। सम total of factor incomes generated within the domestic territory of a country by the residents or non-residents is called domestic income। ये हमको पता है, domestic income domestic territory में कमाई जाती है, no matter it is earned whether by residents or by non-residents। और जो नेशनल इनकम होती है वो सिर्फ रेजिडेंट ने कमाई है, नॉर्मल रेजिडेंट ने, चाहे उसने देश में डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर कमाई या डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर कमाई। अगर हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तो वो डोमेस्टिक इनकम हमारी नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी हमको आता है। अब फैक्टर इनकम क्या होती है ये भी हमको पता है, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि दो प्रकार की इनकम्स होती हैं, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, और सिर्फ कौन सी इनकम लेनी है हमने, सिर्फ फैक्टर इनकम्स। A factor income refers to the income earned by a person as a reward for rendering his factor service। factor service मतलब factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship लगाने पर जो आपने factor income generate की है in the form of rent, interest, wages and profit, सिर्फ उनको हम बोलते हैं factor incomes। It is in the form of wages for labor, rent for land, interest for capital, profit for entrepreneurship। The factor incomes are only earned incomes and they do not include any income which is not earned or for which a factor service has not been rendered। यानी कि factor income के अंदर ट्रांसफर इनकम्स नहीं आती है। ठीक है, अब हम समझते हैं पहले कि इस मेथड को यूज करते कैसे हैं और इस मेथड से हमारे पास क्या आने वाला है। तो मैंने यहां पर बताया कि इनकम मेथड को यूज करके हमारे पास एनडीपीएफसी कैलकुलेट होने वाला है। तो वी विल गेट एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट, यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड में हमारे पास 3 काम करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यानी कि अगर मैं 1 + 2 + 3 करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एनडीपीएफसी आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इनकम मेथड बात करता है फैक्टर इनकम्स की और हमको पता है कि फैक्टर इनकम्स केवल 4 प्रकार की हैं, तो वही 4 इनकम्स हमने यहां पर लिख दी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले देते क्या हम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट एज रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज।
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज से काम कराने के बदले हम उनको क्या पे करते हैं, वेजेस। तो वेजेस को हम सरल भाषा में, या वेजेस के अंदर अगर हम बहुत सारी चीजों को ऐड करें तो हमारे पास एक हेड ऑफ इनकम आएगा विच इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक और हेड आएगा सेकंड नंबर पे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्राइजेस ऑफ 3 आइटम्स, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड देन देयर इज अनदर हेड विच इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। तो 1 + 2 + 3 इज एनडीपीएफसी। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे 1 पर, विच इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? इट इज द रिवॉर्ड और कॉम्पनसेशन पेड टू द एम्प्लॉइज फॉर रेंडरिंग देयर लेबर सर्विसेज और प्रोडक्शन सर्विसेज। जब हम किसी एम्प्लॉय से काम करवाते हैं, उससे लेबर करवाते हैं, तो उसके बदले हम उसको जो कुछ भी देंगे वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होगा। और उसमें क्या क्या हो सकता है, कॉम्पनसेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहली, वेजेस या सैलरी पेड वेदर इन कैश और इन काइंड। या तो हम किसी एम्प्लॉय को पैसे देंगे एज सैलरी और वेजेस, या हम उसको कोई काइंड में पेमेंट कर सकते हैं। पैसे नहीं दे रहे पर पैसे के बदले कोई और चीज हम उसको दे सकते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? अगर वो किराए पे रह रहा है तो उसके किराए की पेमेंट हम कर दें। देन लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर वो छुट्टी पर घूमने जाने चाहता है तो हम उस छुट्टी के लिए उसको हम अलाउंस दे सकते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब हम उसको बोल रहे हैं तू हमारी ही जगह पर रह ले और हम तेरे से किराया नहीं वसूलेंगे। फ्री वाटर या फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं उसको। फ्री यूनिफॉर्म दे सकते हैं पहनने के लिए। फ्री यूज ऑफ सर्विसेज दे सकते हैं, कंपनी की कार, कंपनी का स्कूटर यूज करने को उसको इजाजत दे सकते हैं। और हम उसको एक लोन भी दे सकते हैं जिसको हम फ्री लोन बोलते हैं। सिर्फ लोन चुकाना है उसको, लेकिन उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट पे नहीं करना है। सो या तो हम सैलरी पे करेंगे उसको, वेजेस पे करेंगे कैश में या काइंड में। चाहे कैश चुकाओ चाहे काइंड में कोई उसको पेमेंट करो, हम दोनों को ही एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मानेंगे। देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ध्यान से पढ़ना, ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है। कहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं लेबर लॉ से रिलेटेड, उनमें एम्प्लॉइज के वेलफेयर की, उनके वेलबींग की पूरी प्रावधान है, उसमें पूरे प्रोविजंस हैं। उनमें से कुछ ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जिसमें एक एम्प्लॉयर को बोला गया कि जितने भी एम्प्लॉइज तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए कुछ पैसा इन स्कीम्स में डाल दो, सो दैट जब एम्प्लॉय बीमार हो तो वो अपनी इलाज करवा सके किसी ईएसआई डिस्पेंसरी में जाके फ्री में। जब एम्प्लॉय एज्ड हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी स्टेट से या गवर्नमेंट से। तो ऐसी सोशल स्कीम्स जिनके अंदर आपका एम्प्लॉयर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता है, वो भी आपकी सैलरी या एम्प्लॉय की कॉम्पनसेशन का पार्ट होगा। तो यहां पर हमने लिखा वेजेस और सैलरी इन कैश और काइंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यहां पर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन नहीं है। एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो वो तो अपनी वेजेस में से ही करेगा, विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो सिर्फ एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया हम उसको पार्ट मानेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। देन पेंशन ऑन रिटायरमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय सुपर एनुएशन की एज में आ जाता है, यानी कि वो 60-62 ईयर्स का हो जाता है और वो रिटायर हो जाता है, तो आफ्टर रिटायरमेंट कंपनी उसको पेंशन पे करती है। तो वो जो पेंशन रिटायरमेंट में पे की जाएगी या रिटायरमेंट के बाद भी पे करी जाएगी उस एम्प्लॉय को, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। लेकिन हमें याद क्या रखना है, पेंशन रिटायरमेंट पे जो दी जा रही है वो तो कॉम्पनसेशन का पार्ट है, पर ओल्ड एज पेंशन कॉम्पनसेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है और ये फैक्टर इनकम नहीं है। तो आपने यहां पर ये भी याद रखना है कि ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम है, और क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर इनकम नहीं है, इसलिए वो इस मेथड में नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम काउंट करने में काउंट नहीं होगी, कैलकुलेट करने में काउंट नहीं होगी। तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट इज अ पार्ट, ओल्ड एज पेंशन इज नॉट अ पार्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज अ पार्ट, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज नॉट अ पार्ट।
wages and salary paid in cash or in kind both are a part of compensation of employees। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि compensation of employees में क्या क्या आएगा, कैश, काइंड, वेजेस और सैलरी। चाहे आप कैश में पे करो चाहे आप काइंड में पे करो। सेकंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में एम्प्लॉयर याद रखना, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन आएगी। थर्ड, रिटायरमेंट की पेंशन इज अ पार्ट, पर ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगी और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी नहीं आने वाली। क्लियर है? तो अगर आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैटेगरी का एक इनकम आ जाएगा जो पूरे देश में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन्होंने कमाई है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस से रिलेटेड। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब एनी इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि या तो प्रॉपर्टी से आपने कोई इनकम कमाई या आपने बिजनेस करके कोई इनकम कमाई, वो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट मानी जाती है। और ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमारी 3 इनकम्स काउंट होती हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट क्या होता है? रेंट इज अ फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम लेंडिंग द सर्विसेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मान लो मेरे पास कोई लैंड और बिल्डिंग है और मैं वो किसी को किराए पे दे देता हूं, लीज पर दे देता हूं, रेंट पे दे देता हूं, और वो जो रेंट मुझे मिलता है वो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस होगा। ऐसे देश में जितने भी लोग रेंटल इनकम कमा रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स रेंट एज वेल एज इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट का मतलब क्या है? मान लो मेरे खुद की ओन्ड बिल्डिंग, मेरी ही खुद की बिल्डिंग में मैं खुद ही बिजनेस कर रहा हूं और मैं अपने आप को कोई रेंट नहीं पे कर रहा, बिकॉज मैं ही तो ओनर हूं और मैं ही बिजनेसमैन हूं। तो क्या फिर इंप्यूटेड रेंट, क्या उस जगह का एक नोशनल रेंट जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं या इंप्यूटेड रेंट बोलते हैं, क्या वो भी हमारी जीडीपी में काउंट होगा? यस। चाहे आप रेंट पे कर रहे हो चाहे आप नहीं पे कर रहे हो अपने आप को अपनी जगह के, तब भी आपकी जो रेंटल वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम ऑफ कंट्री। रेंट ऑल्सो इंक्लूड्स द रॉयल्टी इनकम which is received from use of patent, copyright, etc. if it is not mentioned separately। हमें यहां समझ आया कि रेंट चाहे लैंड का हो चाहे बिल्डिंग का हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेंट। एंड अगर रॉयल्टी हमें मिल रही है, अगर हमारे नाम पे कोई कॉपीराइट है, पेटेंट है, और वो कॉपीराइट पेटेंट को यूज करने के लिए मैं किसी और को अनुमति दे दूं, इजाजत दे दूं, तो वो मुझे उसके बदले कोई लाइसेंस फी पे करेगा या रॉयल्टी पे करेगा। उस रॉयल्टी को भी हम रेंटल का पार्ट मानते हैं, रेंट इनकम का पार्ट मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट है इंटरेस्ट। तो एक हो गया रेंट, दूसरा है इंटरेस्ट और तीसरा है प्रॉफिट। व्हाट इज इंटरेस्ट? जब बिजनेसमैन अपनी पैसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, कैपिटल लगाता है, तो उस कैपिटल के ऊपर हम जो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, हम उस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द फंड्स बोरोड बाय अ प्रोड्यूसर। सो द इंटरेस्ट इज अ फैक्टर पेमेंट मेड टू द कैपिटलिस्ट हु लेंड्स हिज मनी एंड इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो बड़ा सिंपल सा है, बिजनेस करने के लिए जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में या आपने बोरो किया पैसा, उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट चुकाया, जो इंटरेस्ट की पेमेंट करी, उसको हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज दैट द इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक डेट, दैट इज लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक, is not included in domestic or national income because the loans taken by the government are treated as consumption borrowings, that is loan for the consumption purpose. Similarly, interest paid by consumers is not included in national income for the same reasons. सरकार को कई बार पैसा इकट्ठा करना पड़ता है देश चलाने के लिए, तो वो पैसा इकट्ठा करती है लोगों से, पब्लिक से डेट लेकर, यानी कि कोई स्कीम्स के थ्रू, कोई लॉन्ग टर्म पेंशन फंड्स के थ्रू, है ना, जैसे कि पोस्ट ऑफिस स्कीम आ जाती है, किसान विकास पत्र आ जाते हैं, इनके थ्रू सरकार हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है और लोगों से पैसा बोरो करती है। वो जो इंटरेस्ट सरकार पे करेगी, उस इंटरेस्ट की बात हम इस इंटरेस्ट में नहीं कर रहे हैं। द इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक डेट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
तो दैट इज नॉट बीइंग टॉट हेयर और कंसिडर्ड हेयर, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमेशा किसके लिए, जो प्रोड्यूसर ने पे किया होगा। सिमिलरली कई बार हम एज अ कंज्यूमर भी कोई लोन ले लेते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, जैसे कि गाड़ी खरीदने का लोन है, ठीक है, आजकल तो मैरिजेस पे भी लोन लेना पड़ता है, एजुकेशन का लोन है, इन लोन्स के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पर इनको हम काउंट नहीं करेंगे इस इंटरेस्ट के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस में, बिकॉज दीज आर फॉर द कंजम्पशन पर्पस। हमें सिर्फ कौन सा इंटरेस्ट लेना है, जो इंटरेस्ट प्रोड्यूसर सेक्टर पे करता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और ऑन दी कैपिटल, ठीक है। लास्ट इज प्रॉफिट। तो हमने तीन बातें करनी थी, एक रेंट, एक इंटरेस्ट और एक प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है आपको पता है, जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो एंड में सब कुछ देने के बाद, सारे खर्चे करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसके हाथ में, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो बचे हुए प्रॉफिट को रेसिडुअल फैक्टर पेमेंट भी बोला जाता है। तो प्रॉफिट इज द रेसिडुअल फैक्टर पेमेंट which is made to the owners of the producer sector for managing the production and undertaking the risk। तो एक बिजनेसमैन अपने आप को जब एंड में बचा हुआ प्रॉफिट का हिस्सा देता है तो उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, या इनकम को जब वो अपने हाथ में डिस्ट्रीब्यूट करता है एज प्रॉफिट, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। इट इज द रिवॉर्ड दैट द ओनर्स ऑफ द फर्म गेट फॉर बीइंग इन बिजनेस एंड टेकिंग रिस्क इन्वॉल्व्ड देयरइन। अब हमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीन चीजों को, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीन चीजों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। हमने यहां पर एक बात सीखी, रेंट चाहे लैंड का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे रॉयल्टी हो, दीज आर अ पार्ट ऑफ रेंट। फिर हमने इंटरेस्ट की बात की कि इंटरेस्ट सिर्फ किस पे है, ऑन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट्स बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इसमें कौन सा इंटरेस्ट हमें नहीं लेना, वो हमने याद रखना है। दो इंटरेस्ट हमने नहीं लेने, एक इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट पेड बाय गवर्नमेंट, ये नहीं लेना, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर लोन्स और कंज्यूमर बोरोइंग्स, ये दोनों इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है। फिर अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं। प्रॉफिट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड और सब क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर डिविडेंड। सेकेंड इज कॉर्पोरेट टैक्स एंड थर्ड इज रिजर्व्स, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो, अगर एक बिजनेसमैन जैसे कि मैंने 100 रुपए कमाए एज प्रॉफिट, सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट दिखा रहा है वो 100 रुपए है। अब इस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में सबसे पहले एक टैक्स पे किया जाएगा सरकार को। गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए टैक्स की वसूली करनी पड़ती है, टैक्स चाहिए। तो सरकार ने बोला कि इसमें से 20 रुपए तो मुझे टैक्स दे दे। तो हमने कहा ठीक है, 100 रुपए हमने कमाए, उसमें से हमने 20 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया। अब हमारे पास कितने रुपए बच गए, 80 रुपीज। इस 80 रुपीज में से हमने ये बोला कि 30 रुपीज हम अपने कंपनी के अंदर ही रखेंगे एज रिजर्व। एज रिजर्व का मतलब हम इस पैसे को अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसमें नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए हम अपने बिजनेस में ही 30 रुपीज रहने देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व। तो हमने 30 रुपए रिजर्व में रख दिए। अब कितने बचे, 50 रुपए। अब ये 50 रुपए हमने क्या किया, अपने शेयर होल्डर्स को, मालिक को डिविडेंड के रूप में बांट दिया। सो अल्टीमेटली वॉट एवर इज द प्रॉफिट 100, उस प्रॉफिट के हम तीन काम कर सकते हैं। या तो हम कुछ पैसा टैक्स देंगे, कुछ पैसा हम अपने मालिक को, शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट देंगे, और कुछ पैसा हम अपने रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के डब्बे में रख देंगे। तो हमने यहां पर सीखा कि प्रॉफिट कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हमारे को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज समझ आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस समझ आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर तीन पार्ट्स, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट।
प्रॉफिट अगर हमें एज सच नहीं पता और अगर हमारे को प्रॉफिट के ये 3 हिस्से पता हैं, तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तब भी हम प्रॉफिट की वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं डायरेक्टली पता और हमारे को ये सभी पार्ट्स पता हैं, तो इन सभी को ऐड करके भी हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पर पहुंच जाएंगे। और फिर हमने एक और बात करी कि अगर हम रेंट में इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दें तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू पर आ जाएंगे। सो आपको क्वेश्चन में जरूर दिमाग लगाना है, ढूंढना है कि हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम मिल जाए। अगर नहीं मिले तो आप इनके ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस पे आ सकते हो। प्रॉफिट नहीं है तो उनके 3 हिस्सों को जोड़ के आप प्रॉफिट पर आ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व। लास्ट बात रह गई हमारी सीखने वाली, विच इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। जो इनकम मेथड है उसमें सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें यह बताता है कि कितनी इनकम हमने कमाई एंटरप्रेन्योरशिप करके, बिजनेस चला के या फिर प्रॉपर्टी के थ्रू। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमें यह समझ आया कि कोई लोग लेबर देके, अपनी सर्विसेज देके वेजेस कमाते हैं, सैलरी कमाते हैं, जिसको हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो वेजेस भी कमा रहे होंगे, रेंट भी कमा रहे होंगे और इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे, और वो ये सभी इनकम्स को अर्न कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि कितनी इनकम उनकी वेजेस की है, कितनी इनकम उनकी रेंटल है, कितनी इनकम उनकी इंटरेस्ट की है और कितनी इनकम प्रॉफिट की है। अगर ये इनकम्स की बाइफरकेशन, इन इनकम्स की डिवीजन, इन इनकम्स का उन्हें सेपरेटली आइडेंटिफाइड वैल्यूज नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो कमा रहे हैं दैट इज मिक्स्ड इनकम। और नॉर्मली मिक्स्ड इनकम कौन कमाता है? जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो, वो मिक्स्ड इनकम कमाते हैं। इसको पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। इनकम अर्नड ऑन ओन अकाउंट वर्कर्स like farmers, doctors, barbers, self-employed and incorporated entities like small shopkeepers, repair shop, retail trader is known as mixed income। जो फार्मर होता है वो अपनी लैंड पर खेती करता है, क्योंकि लैंड उसकी होती है। मान लो अगर उसकी लैंड है तो वो अपने आप को रेंट नहीं पे कर रहा, लेकिन उस जगह का रेंटल इनकम होगा। वो फार्मर खुद ही हल जोतता है, खुद ही सारा काम करता है, तो वो अपने आप को सैलरी या वेजेस नहीं पे कर रहा, बिकॉज वो तो खुद ही खेती कर रहा है, पर वहां पर सैलरी और वेजेस होगी। और अपना ही पैसा लगा के उसने ट्रैक्टर खरीदा हुआ है, बुलक कार्ट खरीदा हुआ है और वो फार्मिंग कर रहा है पैसा लगा के, तो उस कैपिटल पे वो इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज कर रहा होगा, लेकिन इंटरेस्ट होना तो चाहिए। और जितनी भी फार्म प्रोड्यूस वो जनरेट करता है उसको बेच के वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा। अब जितना भी पैसा उस फार्मर ने कमाया होगा, अगर मैं उसके पास जाके पूछूं भाई साहब आपने कितना इसमें से रेंटल कमाया, तो वो नहीं बता पाएगा। वो ये तो बताएगा कि सर खेती करी है मैंने अपनी जमीन पर, अब इसमें आप खुद देख लो कि मेरा रेंटल कितना होगा, उसको नहीं पता। लेकिन फिर मैं अगर उससे पूछूं तूने पूरे साल मेहनत करी, क्या तूने अपने आप को वेजेस या सैलरी पे करी, तो वो क्या बोलेगा? सर मैं तो खुद ही काम कर रहा हूं, अपने लिए ही काम कर रहा हूं, तो अपने आप को सैलरी और वेजेस कितनी दूं ये भी आप ही अंदाजा लगा लो। अपना ही पैसा लगा के, उसने कोई बोरो नहीं किया फंड, अपना ही पैसा लगा के अगर उसने प्रॉफिट जनरेट किया, तो अपने पैसे के ऊपर उसने कितना इंटरेस्ट लेना है ये भी उसको नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता होगा कि पूरे साल भर में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, विदाउट डिवाइडिंग इट इनटू 4 पार्ट्स, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी इनकम कमाई है लेकिन वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कितनी रेंटल इनकम है, कितनी इंटरेस्ट की है, कितनी प्रॉफिट है, कितनी सैलरी है, तो फिर उस इनकम को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। तो मिक्स्ड इनकम नॉर्मली किसकी इनकम होती है? सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की होती है। दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। अब एक फार्मर हो, छोटा शॉपकीपर हो, बार्बर हो, कॉबलर हो, रिपेयर शॉप्स हो, रिटेल शॉप्स हो, शॉपकीपर है, इन लोगों का जो काम होता है वो छोटा काम होता है और इनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती, इनके पास एक अकाउंटेंट नहीं होता जो इनको बता सके कि सैलरी, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट में आप इनकम अर्न करते हो। तो ये जितना भी पैसा अर्न करते हैं ये सभी पैसे को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम बोल देते हैं। दे डू नॉट जनरली हायर
factor services from the market, rather they use their own resources like land, labor and funds. अपना ही पैसा, अपनी ही जमीन और अपनी ही मेहनत से ये सारा काम करते हैं और प्रॉफिट या इनकम कमाते हैं. As a result, it is difficult to classify their income as rent, wages, interest and profit. इनको ये पता ही नहीं है कि इन्होंने कितना रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट कमाया है. इनको सिर्फ ये पता है कि इन्होंने साल में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कमाए हैं. Even self-employed people do not distinguish labor income from property income. Hence, such incomes are treated as mixed income because they are mixture of rent, interest, wages and profit. तो mixed income होती है mixed income of rent, interest, wages and profit which is earned by small shopkeepers and self-employed people. तो अब हमें एक बात अब समझ आ गई होगी कि इनकम मेथड यूज करके हम एनडीपीएफसी निकालेंगे. और एनडीपीएफसी निकलेगा कैसे? 3 चीजों को ऐड करके: कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम. अगर हम इन 3 चीजों को ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एनडीपीएफसी होगा. अगर हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं पता क्वेश्चन में और हमें अलग अलग कंपोनेंट्स पता है, जैसे कि वेजेस पता है, सैलरी पता है, एचआरए पता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन पता है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर पता है ना, और हमारे को रिटायरमेंट पेंशन पता है, तो हम इन सभी को ऐड पहले करेंगे ताकि हमारे पास फर्स्ट आंसर आ जाए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास नहीं है तो हमें ये 3 चीजें ढूंढनी पड़ेंगी: रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस. कई बार हमें प्रॉफिट एज सच नहीं दिया होगा, और प्रॉफिट को अगर एज सच नहीं दिया तो प्रॉफिट के 3 हिस्से दिए हो सकते हैं, जैसे कि डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो पहले हम इन तीनों को ऐड करेंगे सो दैट हमारे पास प्रॉफिट आ जाए, फिर उस प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट और रेंट को ऐड करेंगे सो दैट हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाए, और लास्ट में तीसरा हिस्सा हमारे को दिया होगा मिक्स्ड इनकम. तो 1, 2, 3 इन 3 चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? एनडीपीएफसी आ जाएगा. क्लियर? Sum total of factor income generated within the domestic territory of a country is called NDPFC और domestic income. अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है यूजिंग एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी में हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड. ऐसा करने से हमारे पास नेशनल इनकम देश की आ जाएगी फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम.